बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलेबस इंग्लिश 101 की 14th लेसन की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश 101 लेसन नंबर 14 रीडिंग असेसिंग टेक्स्ट। लेसन नंबर 13 का भी यही नाम था, असेसिंग द टेक्स्ट, और लेसन नंबर 14 का भी सेम नेम है, रीडिंग पढ़ाई, असेसिंग टेक्स्ट मतन का जायज़ा लेना। इन टूडेज लेसन वी आर गोइंग टू बिगिन बाय लुकिंग एट हाउ राइटर्स bring their characters to life by employing different descriptive and other techniques। आज के लेसन में हम ये देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से जो लिखारी हैं, मुसन्निफ़ हैं, वो अपने करैक्टर्स को, अपने किरदारों को जानदार तरीके से पेश करते हैं और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानियाँ और दूसरी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से राइटर्स मुख्तलिफ़ किस्म की बयानियाँ और दूसरी तकनीकें इस्तेमाल करके अपने किरदारों में जान डालने की कोशिश करते हैं। इन द सेकंड हाफ वी विल गो बैक टू प्रैक्टिकल टेक्स्ट परटेनिंग टू योर फील्ड ऑफ स्टडी रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। और दूसरे हाफ में हम अमली टेक्स्ट जो हैं, अमली मतन हैं, उनको देखेंगे जिनका ताल्लुक़ आपकी कंप्यूटर स्टडी के साथ है। तो करैक्टर्स, किरदार, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग हैज़ टू डू विद पीपल इन सम वे और दी अदर। कोई भी तहयलाती तहरीर ले लें, कोई भी अफसानवी तहरीर ले लें, तो उसमें उसका ताल्लुक़ ज़रूर लोगों के साथ होता है। किसी भी अफसानवी या तहरीलाती तहरीर को ले लें, उसका ताल्लुक़ ज़रूर लोगों के साथ होता है। वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द वेज इन विच अ राइटर इज़ एबल टू ट्रांसलेट हिज विजन ऑफ द पीपल। हम कुछ ऐसे तरीक़ों को पढ़ने जा रहे हैं जिनके ज़रिए में पता चलेगा कि किस तरह से राइटर लोगों के बारे में अपने विजन को, लोगों के बारे में अपने नज़रियात को पेश करता है। ही इज़ राइटिंग टू द रीडर बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स। वो पढ़ने वालों के लिए लिखता है अल्फाज के ज़रिए से। इन सम वेज अ पेंटर और फोटोग्राफर हैज़ एन ईजियर टास्क सिंस ही इज़ एबल टू प्रेजेंट हिज आइडियाज़ डायरेक्टली टू अस इन विजुअल टर्म्स थ्रू। एक तरह से पेंटर या जो फोटोग्राफर होता है उसका काम बड़ा आसान होता है कि वो बराह रास्त विजुअल टर्म्स के ज़रिए से, दिखाई देने वाली चीज़ों के ज़रिए से, अपने कैनवस के ज़रिए से अपने नुक्ता नज़र को, अपने ख्यालात को पेश करता है। ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन इज़ नेसेसरी हियर टू, ताहम यहाँ भी इसकी तशरीह तोज़ी ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात कोई फ़ोटोग्राफ को पेंटिंग हम देखते हैं, हम फ़ौरन समझ जाते हैं उसकी थीम को। बाज़ औक़ात हमें बनाने वाले से पूछना पड़ता है कि इसकी थीम क्या है। लेकिन फ़ोटोग्राफ़र या पेंटर जो हैं अपने माफिल ज़मीर को, अपने नज़रियात को, अपने ख़यालात को, अपने पैगाम को, अपनी थीम को अपने वर्क के ज़रिए से कैनवस के ऊपर उतार कर आसानी से पेश करते हैं। हाउ देन डज एन ऑथर अचीव द सेम इफ़ेक्ट यूजिंग ओनली वर्ड्स। तो किस तरह से इसी तरह का तासुर एक मुसन्नफ़ पेश कर सकता है सिर्फ़ अल्फाज को इस्तेमाल करके। मुसन्नफ़ के पास सिर्फ अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए से उसने अपनी पूरी स्टोरी बयान करना होती है। द राइटर अचीव्स दिस इफ़ेक्ट बाय, मुसन्नफ़ ये इफ़ेक्ट, ये तासुर हासिल करता है 6 तरीक़ों से जो यहाँ पे बयान किए गए हैं। नंबर 1 शोइंग एक्शन, अपने एक्शन को शो करके, अपने अमल के ज़रिए से। नंबर 2 पुटिंग एक्चुअल वर्ड्स इनटू कैरेक्टर्स माउथ, हकीकी अल्फाज को किरदारों के मुंह में डालकर। नंबर 3 यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, बराह रास्त बयानात इस्तेमाल करके। नंबर 4 मेकिंग कंपैरिजन एंड एसोसिएशंस, मुख्तलिफ़ चीज़ों में कंपैरिजन करके, मुआजना करके या फिर ताल्लुक़ कायम करके। नंबर 5 एसोसिएटिंग विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, किसी ख़ास नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ जोड़कर, और एक्शन या किसी अमल के साथ ताल्लुक़ जोड़कर। बाय विच करैक्टर्स कैन ईजीली एंड क्विकली बी आइडेंटिफाइड, जिसके ज़रिए से जो किरदार हैं उनको आसानी के साथ और जल्दी से शनाख्त किया जा सके। नंबर 6 चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड बाय पिकिंग आउट ए पर्टिकुलर फीचर और डिटेल, अल्फाज को मुंतखब करना या फिर किसी ख़ास शक्ल को, किसी ख़ास सूरत को या ख़ास तफसील को पिक आउट करना, चुनाव करना उनका। दैट कॉल्स करैक्टर विविडली टू माइंड, जिसके ज़रिए किरदार वाज़े तौर पर हमारे जहनों पर उतर जाए। तो नंबर 1 है एक्शन।
वन ऑफ द वेज अ राइटर डज दिस इज़ बाय शोइंग द करेक्टर परफॉर्मिंग सम एक्शन। तो सबसे पहला तरीका जिसमें राइटर हमें बताता है, जो तरीका इस्तेमाल करता है कि करेक्टर कोई एक्शन, कोई अमल दिखाता है विच इज़ टिपिकल ऑफ हिम, जो उसके लिए बड़ा रवायती होता है, और परफॉर्मिंग एन एक्शन, या वो कोई ऐसा काम करता है इन ए पर्टिकुलर वे, किसी ख़ास तरीके से, दैट रिवील्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, जो ये बताता है कि वो किस किस्म का शख्स है। हेयर इज़ एन अनदर एग्जाम्पल, आ डिस्क्रिप्शन ऑफ पिप सिस्टर मिस्टर गार्जरी। तो यहाँ पे पिप की बहन मिसिस गार्जरी की मिसाल दी जा रही है फ्रॉम चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। चार्ल्स डिकन मशहूर नावल नगार, उसका एक मशहूर ज़माना नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अजीम तवक्कुआत, उसमें से इस जो नावल का हीरो है पिप, एक छोटे बच्चे का किरदार है जो बचपन में यतीम हो जाता है। उसकी बहन और बहनोई उसकी परवरिश करते हैं। बहन बड़ी सख्त गिर है, तो वो जो बहन मिसिस गार्जरी है उसका जो कैरेक्टर है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट, एक इक़्तिबास हमारे लिए दिया गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं। वैसे चार्ल्स डिकन्स जो नावल है वो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। माई सिस्टर हैड ए ट्रेंचेंट वे ऑफ कटिंग आवर ब्रेड एंड बटर फॉर अस दैट नेवर वेरीड। मेरी बहन एक सख्त गिर तरीका इस्तेमाल करती हमारी रोज़ की डबल रोटी और मक्खन को काटने के लिए, और ऐसा कभी भी तब्दील ना होता। तो डेली रूटीन बताई जा रही है किस तरह नाश्ते के वक्त उसकी बहन जो थी वो उनको नाश्ता पेश करती थी। तो वो सख्त गिर तरीके से डबल रोटी को और मक्खन को काटती और पेस्ट करती, और ये तरीका रोज़ाना एक ही तरह का होता है, इसमें कोई तब्दीली ना आती। फर्स्ट विद हर लेफ्ट हैंड शी जैम्ड द लोड हार्ड एंड फास्ट अगेंस्ट हर बिब। बिब कहते हैं एप्रन को, जो कि खाना बनाते वक्त ख़वातीन या बावर्ची पहनते हैं। तो सबसे पहले वो अपने बाएं हाथ से जैम के डिब्बे को सख्ती के साथ खोलती और तेज़ी के साथ खोलती, और इसके लिए वो अपनी बिब का इस्तेमाल करती। बाज़ का जैम का डिब्बा खोलने के लिए आपको जो है ना वो कपड़े वगैरह को पकड़ के तो ज़ोर लगा के खोलना पड़ता है, तो वो इसके लिए अपनी बिब का इस्तेमाल करती। वेर इट समटाइम्स गॉट ए पिन इन टू इट, और बाज़ का इसमें कोई पिन लगी होती, एंड समटाइम्स ए नीडल, और बाज़ का कोई सुई लगी होती उस बिब के साथ, एप्रन के साथ, जो कि जैम के डिब्बे में चली जाती, विच वी आफ्टरवर्ड्स गॉट इन टू आवर माउथ, जो बाद में हमारे मुंह तक पहुंच जाती। तो ये एक मज़ाहिया से अंदाज़ में उसने बताया कि किस तरह उसकी बहन जो थी वो डिब्बे को खोलती, जैम को बाद में जब रोटी पे लगाती तो जैम को चूँकि डिब्बे को वो अपने बिब के ज़रिए, एप्रन के ज़रिए खोलती थी, तो उस एप्रन के ऊपर लगी हुई कोई पिन या कोई नीडल जो थी वो जैम में चल जाती, जो इनके मुंह तक पहुंच जाती। देन शी टुक सम बटर, फिर वो कुछ मक्खन लेती, नॉट टू मच, और ये बहुत ज़्यादा ना होता, ऑन ए नाइफ, एक चाकू पे लगाती, एंड सेपरेटेड ऑन द लूफ, और इसको डबल रोटी पर लगा देती। इन एन एपोथेकरी काइंड ऑफ वे, एक तबीब के अंदाज में, एपोथेकरी तबीब के अंदाज में या डॉक्टर के अंदाज में, एज इफ शी वर मेकिंग ए प्लास्टर यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ द नाइफ, ऐसे जैसे वो चाकू के दोनों सिरों को इस्तेमाल करते हुए प्लस्तर लगा रही है। मरीज़ों की टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाता है, उनको प्लस्तर लगाया जाता है, तो जिस तरह मरीज़ों को प्लस्तर लगाया जाता है उस तरह ये लेप करती है उसका जैम का रोटी के ऊपर, विद ए स्लैपिंग डेक्सटेरिटी, और ऐसा वो थपथपाने की सख्ती के साथ, स्लैपिंग होता है ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारना, ज़ोर ज़ोर से थपथपाना, डेक्सटेरिटी सख्ती के साथ, तो जैसे हाथ से या मुक्कों से थपथपाते हैं, तो इसी तरह वो चाकू के साथ जैम को थपथपाती। एंड ट्रिमिंग एंड मोल्डिंग द बटर ऑफ राउंड द क्रस्ट, और रोटी के छिलके के किनारे के साथ साथ इस तरह को ट्रिम करती, उसको मुख्तसर करती, और उसके ऊपर मक्खन लगाती, मक्खन को ढाल देती। देन शी गेव द नाइफ ए फाइनल स्मार्ट वाइप, फिर वो चाकू को एक खूबसूरत किस्म का एक आखिरी ख़त्मी पोंछा देती, यानी आखिरी जो थी ना वो जब वो आखिरी दफ़ा उसको जैम को लगाती, तो इसको राइटर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फाइनल स्मार्ट वाइप का नाम दिया। वाइप पूंछ कर लगाना, स्मार्ट बड़े खूबसूरत तरीके से, फाइनल ख़त्मी, तो ख़त्मी आखिरी पूंछा लगाती हैं दी एज ऑफ दी प्लास्टर के किनारे पर, मतलब कि ब्रेड के किनारे पर। एंड देन सॉड अ वेरी थिक राउंड ऑफ, तो साड़ जो होता है, ये सा कहते हैं इसको, आरी को, आरी के ज़रिए किसी चीज़ को काटना, लेकिन उसके हाथ में तो चाकू है, लेकिन राइटर ने बड़ी खूबसूरती से साड़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एंड देन साड़ ए वेरी थिक राउंड ऑफ द लूफ, और फिर रोटी का एक मोटा सा टुकड़ा काटती, विच शी फाइनली बिफोर सेपरेट फ्राम द लूफ, जिसको रोटी से अलहदा करने से पहले
ह्यूड इनटू टू हाफ्स, दो टुकड़ों में तकसीम करती। ह्यूड, ये भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो दो आधे आधे हिस्सों में तकसीम करती। ऑफ विच गॉट जो वन, इनमें से एक जो को मिलता, एंड आई दी अदर, और दूसरा मुझे मिलता। तो जो है इसका बहनोई है इसका पिप का। तो ये बड़ा कैरेक्टर जो है ना मिसिस गार्जरी का इस पैराग्राफ से आपको समझ में आता है। चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, चार्ल्स डिकन्स का नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसमें से ये लिया गया है। व्हाट दस दिस अकाउंट ऑफ मिसिस गार्जरी कटिंग ब्रेड टेल अस अबाउट हर। तो ये जो ब्रेड को काटने का जो बयान मिसिस गार्जरी के हवाले से दिया गया है, तो हमें मिसिस गार्जरी के बारे में क्या इल्म होता है। व्हाट इंप्रेशन डज द यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक ट्रेंच एंड जैम्ड, स्लैपिंग डेक्सटेरिटी, अ फाइनल स्मार्ट वाइप, सॉर्ड एंड ह्यूड बिल्डअप। तो क्या इंप्रेशन बनता है, ये बड़े सख्त गिर लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रेंचेंट, सख्ती का, जैम्ड, स्लैपिंग डेक्सटेरिटी, मुक्कों के ज़रिए सख्ती से किसी चीज़ को थपथपाना। अ फाइनल स्मार्ट वाइप, एक ख़त्मी खूबसूरत पोंछा। साड़, किसी चीज़ को आरी से काटना। ह्यूड, किसी को दो टुकड़े करना। तो इन अल्फाज से आप क्या इंप्रेशन, क्या तासुर लेते हैं। राइट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इन सवालात के जवाब अपनी कॉपी में लिखें। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ये एक अच्छी मश्क है। नंबर 2, वे है जी स्पीच, गुफ्तगू। Another way in which writers can indicate character is through the words they put into their characters' mouths. दूसरा तरीका जो मुसन्निफीन, राइटर, लिखारी, आथर इस्तेमाल करते हैं वो है अपने किरदार को दिखाना उन अल्फाज के ज़रिए से जो वो अपने किरदार के मुंह में डाल देते हैं। यानी किरदार बोलता है तो हमें किरदार के बारे में पता चलता है। दिस इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, और बिलाशुबा ये एक अहम मुमकिना बात है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और इंतहाई अहम अंसर ऑफ द ड्रामाटिस्ट आर्ट, ड्रामा नगार के फ़न का। यकीनन ये ड्रामा नगार के फ़न का एक इंतहाई अहम अंसर और इंतहाई मुमकिना अहम बात है। टू रिवील हिज करैक्टर थ्रू देयर स्पीच, कि वो अपने किरदारों को उनकी गुफ्तगू के ज़रिए से हमारे ऊपर आश्कार करता है। बट राइटर्स एम्प्लॉय द डिवाइसेस एज वेल, लेकिन इसके साथ साथ मुसन्नफ़ दूसरी तकनीकें भी इस्तेमाल करते हैं। स्टडीड अ फॉलोइंग पैसेज फ्राम पी.जी. वुडहाउस, थैंक यू जी। तो ये एक पैसेज है, पहले भी हमने लेसन में पढ़ा था, तो इसको दोबारा से पढ़ते हैं। इसमें दो लोगों के दरमियान मुकालमा हो रहा है, एक मास्टर है और एक उसका असिस्टेंट है। और जो मास्टर है वो थोड़ा डिटेल से बात करता है, जो असिस्टेंट है वो मुख्तसर इकोनॉमिकल स्पीच करता है, और हमने उसकी इकोनॉमिकल स्पीच के ज़रिए से उसके करैक्टर के बारे में समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू जीव्स, जीव्स तुम्हारा शुक्रिया। जीव्स, आई सेड डू यू नो दैट। जीव्स, मैंने कहा क्या तुम जानते हो। नो सर, नहीं जनाब। डू यू नो होम आई सा लास्ट नाइट, क्या तुम जानते हो कि पिछली रात मैं किससे मिला। नो सर, नहीं जनाब। जे वॉशबर्न स्टोकर एंड हिज डॉटर पॉलन, जे वॉशबर्न स्टोकर और उसकी बेटी पालन को। इंडीड सर, बिलाशुबा जनाब। ऑकवर्ड वट, इसमें क्या बुरी बात है। आई कैन कंसीव दैट आफ्टर वट अकर्ड इन न्यूयॉर्क इट माइट बी डिस्ट्रेसिंग फॉर यू टू एनकाउंटर मिस स्टोकर सर। मेरा ख्याल है कि जो कुछ न्यूयॉर्क में हुआ इसने आपको तकलीफ़ दी कि आपका आमना सामना मिस स्टोकर से हो गया जनाब। बट आई फैंसी द कॉन्टिंजेंसी नीड स्केर्सली अराइज, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म की हंगामी सूरत हाल शाज़ो नादर ही पैदा होती है, कभी कभार ही पैदा होती है। आई वेट दिस, ये मेरा ख्याल है। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्टिंजेंसीज अराइजिंग जीव्स, जब तुम हंगामी सूरत हाल के पैदा होने की बात करते हो जीव्स, द ब्रेन सीव्स टू फ्लिकर, तो मेरा दिमाग चटकने लगता है। एंड आई रादर मिस द गिस्ट, और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। डू यू मीन आई आर टू बी एबल टू कीप आउट ऑफ हर वे, क्या तुम समझ सकते हो कि क्या मैं उसके रास्ते से हट सकूँगा। यस सर, जी जनाब। अवॉइड हर, उससे बचें। यस सर, जी जनाब। पी.जी. वुडहाउस, थैंक यू जीव्स। लुक एट जीव्स आंसर्स, जीव्स के जवाबात को देखें। अपार्ट फ्राम वन स्पीच दे आर वेरी इकोनॉमिकल, अगर गुफ्तगू के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा मुख्तसर है। व्हाट कैन वी डिड्यूस अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन जीव्स इज़, अब हम जीव्स के बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म का शख्स है। एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज मास्टर फ्राम दिस इकोनॉमी ऑफ स्पीच, और इस मुख्तसर किस्म की गुफ्तगू में हम उसके रवैये को अपने मालिक के बारे में किस तरह जज कर सकते हैं। व्हाट जीव्स एक्चुअली सेज एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड, जीव्स हकीकत में क्या कहना चाहता है और क्या चीज़ें उसकी गुफ्तगू में मख्फी रह गई, छुपी हुई रह गई।
नंबर 3, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, बराह रास्त बयानात. सम राइटर्स टेल अस अबाउट देयर कैरेक्टर्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ शोइंग देम एंड अलोइंग अस टू ड्रा आवर ओन कंक्लूजन्स. कुछ मुसन्नफ़ ऐसे हैं जो कि अपने किरदारों को बराह रास्त दिखाते हैं बजाय इसके कि वो इनको सिर्फ दिखा दें या हमें कहें कि हम उनके बारे में मुख्तलिफ नताइज आहज करें. दे बिल्ड डिटेल ऑन डिटेल अंटिल वी हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ देयर अपीरेंस. वो डिटेल तफसील पे तफसील देते हैं हत्ता कि हमारे सामने एक वाज़ेह तस्वीर आ जाती है देयर हैबिट्स, उनकी आदात की, देयर ओपिनियंस, उनकी राय की, एंड देयर उनके नुक्ता नज़र की, एंड देयर लाइफ हिस्ट्री, और उनकी ज़िंदगी की तारीख की. हेयर इज़ एन अकाउंट ऑफ ए करेक्टर कॉल्ड मिस आर्कराइट. यहाँ पे एक किरदार दिखाया जा रहा है जिसका नाम है मिस आर्कराइट. तो चलें जी मिस आर्कराइट का करैक्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के ज़रिए से. डायरेक्ट स्टेटमेंट्स ये होती हैं कि किसी किरदार के बारे में डायरेक्ट बता दिया जाता है, जैसे कि ऊपर वजाहत की गई है कि हमें उसके बारे में नतीजा आहज़ नहीं करना पड़ता. जैसे ऊपर के इस करैक्टर में हमें नतीजा आहज़ करना पड़ा, और इसके ऊपर के करैक्टर में यहाँ जो पिप वाला करैक्टर है मिस गार्जरी का, इसमें भी हमें नतीजा आहज़ करना पड़ा. तो अब जो राइटिंग हम पढ़ने लगे हैं इसमें हमें नतीजा आहज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि राइटर ख़ुद हमें बता रहा है. शी वॉज इन नो वे अ रिमार्केबल पर्सन. वो कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत ना थी. हर अपीरेंस वॉज नॉट पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश्ड. उसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत थी वो कोई ख़ास नुमायाँ ना थी. एंड जेट शी वॉज विदाउट एनी फीचर दैट कुड एक्टिवली डिसप्लीज़. और उसकी कोई ऐसी शक्ल सूरत में कोई ख़राबी भी ना थी जिससे कोई शख्स नाखुश हो या किसी को कुछ नाखुशगवार लगे. यानी वो एक नॉर्मल किस्म की खातून थी. शी हैड एनफ पर्सनल एक्सेंट्रिसिटीज़ टू फिट इनटू द पैटर्न ऑफ इंग्लिश विलेज लाइफ. उसके अंदर ज़ाती किस्म की ख़ास अनोखी खूबियाँ थीं और वो जो अंग्रेज़ देहाती ज़िंदगी थी उसके नमूने पर पूरा उतरती थी. यानी कि वो बिल्कुल एक अंग्रेज़ देहाती औरत की उसके अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए वो थीं. बट नन सो एब्सर्ड और एंटी सोशल दैट दे कुड एम्बेरस और इवन अरोज गोजिप बियॉन्ड वट वॉज प्लेजेंट टू हर नेबर्स. और उसके अंदर कोई ऐसी फजूल बात या कोई ऐसी समाज से हट के बात ना थी, समाज मुखालिफ चीज़ें ना थी जिससे वहाँ उसके जो हमसाए थे वो कोई परेशान होते या उनके दरमियान उसके ख़िलाफ़ कोई बातचीत होती. यानी वो ऐसी खातून थी जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं उठा सकता था, कोई उसकी कोई ख़राबी बयान नहीं कर सकता था. शी एक्सेप्टेड हर पोजीशन एज एन ओल्ड मेड विद दैट चीयरफुल गुड ह्यूमर एंड ओकेजनल आयरनी which are essential to English spinsters since the deification of the Jane Austen or more scarcely Miss Austen by the upper middle classes and लंबा हो गया ज़रा ये. शी एक्सेप्टेड हर पोजीशन एज एन ओल्ड मेड. उसने बतौर एक बूढ़ी खातून के अपना जो स्टेटस था, अपना मर्तबा था, उसको कबूल कर लिया था विद दैट चीयरफुल गुड ह्यूमर. और उसकी वजह ये थी कि उसने अपने आप को खुशबाश और अच्छे मज़ा वाली शख्सियत बना लिया था. एंड ओकेजनली आयरनी और मौका बर मौका वो तंजिया जुमलों का, गुफ्तगू का इस्तेमाल करती, तंज़ो मज़ाक का इस्तेमाल करती विच आर असेंशियल टू इंग्लिश स्पिंस्टर्स. और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं एक अंग्रेज़ बूढ़ी कंवारी औरत के लिए. सिंस दी डेफिकेशन ऑफ जैन ऑस्टन के मुताबिक और मोर सेक्रेटली मिस ऑस्टन, या ज़्यादा मुकद्दस तरीके से कहा जाए तो मिस ऑस्टन ये एक राइटर है, तो उसका हवाला दिया जा रहा है. उसने अपने नावलों के अंदर जो बूढ़ी उम्र की कंवारी ख़वातीन पेश की हैं तो उनको बड़ा सोबर, बड़ा संजीदा दिखाया है. वो हंसी मज़ाक और तंज़ो मज़ाक के ज़रिए से अपने मर्तबे को लोगों में बरकरार रखती हैं बाय द अपर मिडिल क्लासेस. और ये जैन ऑस्टन की जो पेश करदा तस्वीर है बूढ़ी कंवारी औरत की, तो उसको जो अपर मिडिल क्लासेस हैं उसमें जो है ना वो कदर की निगाह से देखा जाता है और वहाँ पे इसके ऊपर अमल किया जाता है. एंड शी अटेम्प्टेड टू counteract the inadequacy of the unmarried state of by quite sensible and tolerant social work in the local community. और उसके अंदर जो ये गैर शादीशुदा होने का जो उसके अंदर एक कमी थी, तो उसको उसने इस तरह से पूरा करने की कोशिश की कि वो खामोश रहती, ज़्यादातर समझदारी का सबूत देती और अपनी मकामी कम्युनिटी के अंदर बर्दाश्त के साथ समाजी कामों में हिस्सा लेती. शी वॉज लाइक बाय नियरली एवरीवन. तकरीबन हर कोई उसको पसंद करता. दो शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग एनिमीज वेयर शी न्यू दैट हर ब्रॉड बट डीपली फेल्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर बीइंग अपोज्ड.
और वो अपने दुश्मन बनाने से भी ना चूकती जब वो देखती कि अगरचे वो रोशन ख्याल है, लेकिन जब उसके इंतहाई गहराई में जाकर मजहबी जज्बात की मुखालफत की जाती तो वो अपने दुश्मन बनाने से भी ना हटती। एनी यानी कि मजहबी तौर पर वो मज़हब के साथ उसका लगाव जो था वो बड़ा पुख्ता था। एनी सोशली प्रिटेंटियस और अनडिजायरेबली एक्स्ट्रावेजेंट कंडक्ट टू वाज लायबल टू कॉल फॉर हर एन अनएक्सपेक्टेडली कॉस्टिक एंड वेल एम्ड स्नब। और अगर कोई समाजी तौर पर कोई असराफ का या फजूल खर्ची का या दिखावे का कोई रवैया उसके सामने पेश किया जाता तो वो गैर मतवक्को तौर पर तलख हो जाती और उसका रवैया लोगों के साथ सख्त हो जाता। शी वॉज इन्वाइटेड एवरीवेयर एंड ऑलवेज एक्सेप्टेड द इन्विटेशंस। उसको हर जगह दावत दी जाती और वो लोगों के दावतनामे कबूल करती। क्वाइटली बट वेल ड्रेस्ड, खामोशी के साथ लेकिन अच्छे कपड़े पहनकर, विद 1 or 2 वेरी फाइन ओल्ड पीसेज ऑफ ज्वेलरी। एक या दो उसने कदीम ज़माने के जेवरात पहने होते दैट हैड कम डाउन टू हर फ्राम हर ग्रैंड मदर्स, जो उसकी नानी दादी से उस तक पहुँचे थे। शी वुड पास फ्राम वन ग्रुप टू अनदर, वो एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह तक जाती, लाफिंग और सीरियस एज यू कैन डिमांडेड, कभी हंसते हुए कभी संजीदा, जिस तरह से मौके की डिमांड होती। शी लिसनड विद पेशेंस बट विद ए स्लाइट ट्विंकल इन हर आई। वो लोगों को सुनती बड़े सब्र के साथ लेकिन आंखों में चमक लिए हुए। टू मिस्टर हॉर्डन्स एंडलेस स्टोरीज ऑफ लाइफ इन दारुस सलाम और मायरा होप्स ब्रीदलेस अकाउंट्स ऑफ हर लेटेस्ट सिस्टम ऑफ डाइट। तो वो दारुस सलाम में मिस्टर हॉडसन की ना ख़त्म होने वाली कहानियों को, ज़िंदगी के बारे में, या फिर मायरा हॉप्स की बग़ैर सांस लिए जो बयानात थे ग़ज़ा के जदीद तरीन सिस्टम के बारे में, तो जब वो इन लोगों को सुन रही होती तो वो बड़े सब्र के साथ सुनती और लेकिन उसकी आंखों में हल्की हल्की चमक होती। जॉन हॉब्डे इन हिज समवट ostentatiously gentleman farmer attire would describe his next novel about East Anglican life to her before even his beloved daughter had heard of it। तो जॉन हॉब्डे जो कि देखने में उसका जो भेस था वो एक शरीफ किसान की तरह का लगता था, वो अपने अगले नावल के बारे में उसको बताता जो कि ईस्ट एंग्लिकन लाइफ के बारे में था, कदीम इंग्लिश लाइफ के बारे में। तो ये मतलब ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ लोगों को, राइटर्स को, मुकर्रीन को वो बड़े सब्र के साथ, सुकून के साथ सुनती, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक होती। रिचर्ड ट्रिलाने जस्ट डाउन फ्राम ऑक्सफोर्ड फाउंड दैट शी हैड रेड एंड रियली नो डन सरमन्स येट शी कुड स्वूप। रिचर्ड ट्रिलाने जो कि ऑक्सफोर्ड के बिल्कुल करीब रहता था, तो उसने देखा कि ये जो खातून है जिसका यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है वो हकीकत में डन कदीम जो राइटर था उसके इसने खुतबात भी पढ़ रखे थे, यानी उसका नॉलेज जो था इस खातून का काफ़ी ज़्यादा था। येट शी कुड स्वूप डिटेक्टिव स्टोरीज विद कर्नल राइट बाय द आर, और वो कर्नल राइट की जो जासूसी कहानियाँ थी उनका इल्म भी रखती थी। एंड वाज हिज मेन सोर्स yet she could swoop detective stories with Colonel R and was his main source for quotation when the Times crossword was in question। तो ये रिचर्ड ट्रिलाने की बात हो रही है कि उसने देखा कि वो जो थी डन के जो खुतबात थे उनका उसको नॉलेज था। yet she could swoop detective story with Colonel Wright by the R, लेकिन वो जो कर्नल राइट की जासूसी कहानियाँ हैं उनको उसने नहीं पढ़ा था। and was his main source for quotation when the time crossword was in question। और ये जो जासूसी कहानियाँ थी ये रिचर्ड ट्रिलाने के लिए बड़ा ज़रिया थी, और ये वो वक्त था जब टाइम क्रॉसवर्ड जो अखबार था उसके ऊपर सवालात उठ रहे थे। इट वॉज शी हु इनकॉर्पोरेटेड लिटिल मिसिस ग्रैंथम इनटू विलेज लाइफ, ये वही थी जिसने छोटे कद की मिसिस ग्रैंथम को देहाती ज़िंदगी में शामिल किया। व्हेन दैट अंडरब्रेड सबर्बन वुमेन, अंडरब्रेड आप कह सकते हैं जिसका स्टेटस ज़रा कम हो, मर्तबे में ज़रा कम हो, यानी छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली, एक छोटे से तबके से ताल्लुक़ रखने वाली शहरी ज़िंदगी गुजारने वाली खातून जब कर्नल ग्रैंथम्स सेकंड वाइफ बनी, कर्नल ग्रैंथम की दूसरी बीवी बनी, तो लोगों ने उसको कबूल ना किया उसके रवैये की वजह से। तो ये वही थी जिसने उसको गांव में शामिल किया। चेकिंग हर वल्गर रिमार्क्स
अबाउट द लोअर क्लासेस के बारे में जब उसने फजूल किस्म के तबसरे किए विद काइंडली ह्यूमर, तो इसने इंतहाई मजाक के साथ उसका उसका बर्ताव किया। बट डिफेंडिंग हर अगेंस्ट द फॉर्मिडेबल बैटरी ऑफ लेडी वर्नर्स एंटागोनिज्म, लेडी वर्नर थी जो कि आला क्लास की थी, तो वो इस खातून को पसंद नहीं करती थी जिसको गांव की लाइफ में ज़िंदगी में शामिल किया गया था। तो उसकी जो दुश्मनी थी और उसका जो पशेमान करने वाला रवैया था, उसके ख़िलाफ़ वो इसको डिफेंड करती। येट इट वाज आल्सो शी हु वाज फर्स्ट एट लेडी वर्नन्स व्हेन सर रॉबर्ट हैड हिज टॉक एंड हर unobtrusive kindliness and real services gained her a singular position behind the grim reserve of the वर्नन फैमिली। तो जब वो लेडी वर्नर के घर पे थी और वहाँ पे सर रॉबर्ट जो घर का मालिक था उसको दिमागी तौर पे हमला हुआ, बीमार हो गया, तो उसने वहाँ पे जो हमदर्दी और हकीकी खिदमात पेश की, तो वर्नर फैमिली में उसको एक अनोखा और अलहदा से मुकाम हासिल हुआ, यानी बड़ी हॉस्पिटेबल थी। शी कुड ऑलवेज बैंटर द विकार अवे फ्राम हिज हॉबी हॉर्स ऑफ द ग्रीक राइट व्हेन एट रूरल कम्युनिटी मीटिंग्स द एजेंडा सीम टू हैव बीन बरीड फॉर एवर beneath a welter of यूकोलॉजी एंड मेनाया। चूँकि हमने इस नावल को पूरी तरह पढ़ा नहीं हुआ, लिहाजा हमें काफ़ी गौर से समझना पड़ता है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें कि इसमें जो करैक्टर दिखाया गया है उसमें राइटर ख़ुद ही उसके करैक्टर को एक्सप्लेन करता जा रहा है, तो असल में हमारे समझने की यही चीज़ है। तो यहाँ पे एक विकार कहते हैं पादरी को, पादरी के बारे में बात की जा रही है कि वो अक्सर पादरी का मजाक उड़ाती, कोई यूनानी रसूम के मुताबिक कोई हॉबी हॉर्स के हवाले से, ये कोई रवायत होगी, तो उसके हवाले से वो अक्सर पादरी का मजाक उड़ाती। जब देहाती कम्युनिटी की मीटिंग्स होती तो ऐसे लगता कि जो एजेंडा था असल में, यानी कि जो पादरी था वो अपनी रूटीन से हट जाता गुफ्तगू करते हुए, तो ऐसा लगता जो एजेंडा है वो ये दो किताबें मजहबी किताबें हैं, यूकोलॉजिया और मेनाया, तो लगता कि इन दोनों के दरमियान कहीं पे वो जो एजेंडा गुफ्तगू था उसको गायब कर दिया गया, यानी कि वो पादरी का मजाक उड़ाती जो कि अपनी रूटीन से हट के गुफ्तगू करता। शी चेक्ड सर रॉबर्ट्स एंटी बॉल्शेविक फोबिया फ्राम विक्टिमाइजिंग द कंट्री लाइब्रेरियन फॉर हर फैबियनिज्म बट वॉज फीस इन हर अटैक ऑन दी। सर रॉबर्ट थे कोई, तो उनका जो नज़रियात वो एंटी बाल्शविक थे, या एंटी बाल्शविक तहरीक चली थी मशरकी यूरोप में और रशिया में, तो सर रॉबर्ट जो थे वो एंटी बाल्शविक फोबिया था उनको, तो फ्रॉम विक्टिमाइजिंग द कंट्री लाइब्रेरियन, तो उन्होंने एक वहाँ पे एक लाइब्रेरियन था उसके साथ कोई बदसलूकी करने की कोशिश की और बस उसको इसने खतून ने रोका। बट वर फीस इन हर अटैक ऑन द लोकल काउंसिल व्हेन शी थॉट दैट क्लास प्रेजुडिस हैड प्रिवेंटेड कमांडर ऑसबॉर्न्स विडो फ्रॉम गेटिंग काउंसिल हाउस। तो कमांडर ऑसबॉर्न जो था उसकी जो बेवा थी उसको काउंसिल हाउस हासिल करने में जो तबकाती तासुब का सामना करना पड़ा, इस पर भी उसने बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ जो था वो उसको डिफेंड किया। शी लेड इनफैक्ट एन एक्टिव एंड यूजफुल एग्जिस्टेंस, वो दर हकीकत एक चुस्त किस्म की और मुफीद ज़िंदगी गुजार रही थी। येट व्हेन एनीवन प्रेज्ड हर शी वुड ओनली लाफ माय डियर, जब कभी कोई उसकी तारीफ़ करता तो वो सिर्फ हंस देती और कहती मेरे प्यारे। शी वुड से हार्ड वर्क्स द ओनली एक्सक्यूज़ ओल्ड मेड्स लाइक मी हैव गॉट फॉर एग्जिस्टिंग एट ऑल, वो कहती कि ये जो सख्त मेहनत मैं करती हूँ यही हम बूढ़ी ख़वातीन के लिए एक ज़िंदा रहने का ज़रिया है। एंड इवन दैन आई डोंट नो दैट दे ought not to littleize the lots of us as the danger of war grew nearer in the 30s। और जब 30 की दहाई में जंग के ख़तरात करीब आ गए, हर फेवरेट रिमार्क वाज, तो वो उसका जो मशहूर तबसरा था वो ये होता, वेल इफ़ दे हैव गॉट एनी सेंस दिस टाइम दे विल कीप द यंग फेलोज एट होम। अगर इनमें थोड़ा सा भी एहसास है, ये हुक्मरानों के बारे में कहती, अगर इनमें थोड़ा सा भी एहसास है तो वो नौजवानों को घर पे रखें। एंड पुट अस यूजलेस ओल्ड मेड्स इन द ट्रेंचेस, और हम बेमकसद बूढ़ी खवातीन को हंदकों में लड़ने के लिए भेज दें।
एंड शी सेड इट विद रियल कन्विक्शन, और ऐसा वो पूरे यकीन के साथ कहती। एंगस विल्सन अ लिटिल कंपेनियन, एंगस विल्सन का ये नावल अ लिटिल कंपेनियन। नो सम अप इन ए फ्यू सेंटेंसेस द मेन पॉइंट्स ऑफ मिस आर्कराइट्स कैरेक्टर। तो मिस आर्कराइट का जो कैरेक्टर यहाँ पे बयान किया गया है, और इसमें टेक्निक ये दिखाई गई है कि राइटर ने खुद ही इसको बराह रास्त पेश कर दिया है, हमें इसके लिए तगोदो करने की इसके लिए कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर दी रिपोर्टेड कमेंट्स दैट आर टिपिकल ऑफ हर कैरेक्टर, जो कमेंट्स दिए गए हैं उसके कैरेक्टर के ऊपर, तो वो कौन से कमेंट्स हैं जो उसके कैरेक्टर का जो रवायती पाना है उसका इजहार करते हैं। नंबर 4 टेक्निक है कंपैरिजन एंड एसोसिएशंस, चीज़ों में कंपेयर करना और एक दूसरे के साथ ताल्लुक शो करना। समटाइम्स राइटर्स टेल अस अबाउट देयर कैरेक्टर्स बाय कंपेयरिंग देम टू समथिंग एल्स। बाज़ औक़ात जो मुसन्नफ़ हैं वो हमें हमारे किरदारों को हमारे सामने पेश करते हैं और उनका मुआवजा करते हैं किसी चीज़ के साथ, विच कॉल्स अप एन इमेज इन आवर माइंड, जो हमारे जहनों में करैक्टर के बारे में एक अक्स बना देते हैं। और बाय एसोसिएटिंग देम विद सम आइडिया, या उन किरदारों को किसी ख्याल के साथ जोड़ देते हैं, और ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, दैट इज़ रिलेटेड और विच इज़ सिग्निफिकेंट, जो उसके मुतल्का है या फिर बड़ी अहम है। हेयर इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस मर्डस्टोन, यहाँ पे मिस मर्डस्टोन है उसको दिखाया जा रहा है, और हमने देखना है कि उसको किस चीज़ के साथ या किस ख्याल के साथ जोड़ा जा रहा है। इट वॉज मिस मर्डस्टोन हु अराइव्ड, ये मिस मर्डस्टोन है जो पहुंची, एंड ए ग्लूमी लुकिंग लेडी शी वाज, वो उदास दिखाई देने वाली एक खातून थी, डार्क, उसका रंग गहरा, लाइक हर ब्रदर, अपने भाई की तरह, होम शी ग्रेटली रिजेंबल्ड इन अ फेस एंड वॉइस, जिसके साथ उसकी चेहरे और आवाज़ से बहुत ज़्यादा मुशाबत थी, एंड विद वेरी हैवी आईब्रोज, और उसकी जो आईब्रोज थी, पलकें थी, वो बड़ी भारी किस्म की थी, नियरली मीटिंग ओवर हर लार्ज नोज़, और ये उसके बड़े नाक के साथ मिली हुई थी, एज इफ बीइंग डिसेबल्ड बाय द रॉन्ग्स ऑफ हर काइंड, ऐसे जैसे उसके साथ कोई गलती हो गई थी। फ्रॉम वेयरिंग विस्कर्स, मूंछें जो थीं वो गलत जगह पे फिट हो गई थी, यानी मूंछें वैसे तो नोज़ से नीचे होनी चाहिए, ऐसे लगता था जैसे मूंछें जो थीं वो नोज़ से ऊपर गलती से फिट हो गई थी। शी हैड कैरीड दैम टू दैट अकाउंट, शी ब्रॉट विद हर 2 अनकम्प्रोमाइजिंग हार्ड ब्लैक बॉक्सेस, वो अपने साथ 2 अनकम्प्रोमाइजिंग, जिनके ऊपर कोई समझौता ना किया जा सकता, नाकाबिले समझौता सख्त किस्म के काले डिब्बे 2 अपने साथ लाई थी। विद हर इनिशियल्स ऑन द लिड्स, और उनके ढक्कनों के ऊपर उसने अपने दस्तखत कर रखे थे। इन हार्ड ब्रास नेल्स, सख्त किस्म के जो पीतल के कील हैं वो उनके ऊपर लगे हुए थे। व्हेन शी पेड द कोचमैन शी टुक द मनी फ्रॉम ए हार्ड स्टील पर्स, जब उसने बग्गी वाले को रकम अदा की, किराया अदा किया, तो उसने वो ये रकम अपने सख्त किस्म के फुलाद के बने हुए पर्स में से निकाले। एंड शी केप्ट द पर्स इन अ वेरी जेल ऑफ ए बैग, और उसने इस पर्स को अपने बैग के अंदरूनी एक खाने में रखा। विच हंग upon her arm by a heavy chain, जो एक भारी जंजीर के ज़रिए से उसकी बाजू के ऊपर लटक रहा था। एंड शट अप लाइक ए बाइट, और इस तरह से बंद था जैसे किसी ने किसी चीज़ को काटा हो, जैसे काटते हुए आप किसी चीज़ को मुंह में काट के तो बाइट लेते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसे लगता है जैसे उसने बाइट ली हुई है उसने बैग ने। आई हैड नेवर एट दैट टाइम सीन सच ए मेटालिक लेडी ऑल टुगेदर एज मिस मर्डस्टोन वाज, जिस तरह से मिस मर्डस्टोन है इस तरह की अब तक मैंने फुलादी किस्म की खतूत, मेटालिक किस्म की खतून नहीं देखी थी। चार्ल्स डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स का नावल डेविड कॉपरफील्ड, उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया। पिक आउट द वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट डायरेक्टली सजेस्ट मेटल, तो वो वर्ड और वो चीज़ें बताएं जिन्होंने डायरेक्टली धात को, मेटल को का इजहार किया। विच वर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस मर्डस्टोन डू सजेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, तो मिस मर्डस्टोन को बयान करते हुए धात की जो खसूसियात बयान की गई हैं उनको बयान करें। हाउ इज़ दिस एसोसिएशन विद मैटर अप्रोप्रिएट, और ये जो एसोसिएशन दी गई है धात के साथ, धात एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जो खातून को एक फुलादी शो करने के लिए, सख्त जान शो करने के लिए धात का जो ताल्लुक़ में पेश किया गया है वो किस तरह से मुनासिब है। तो ये एसोसिएशन का लिंक आ गया। नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू,
करैक्टर का ताल्लुक जोड़ना किसी खास नुक्ता नज़र से आर एक्शन या किसी अमल के साथ बाय विच दे कैन बी इजीली एंड क्विकली आइडेंटिफाइड, जिसके ज़रिए से वो आसानी से और जल्दी से शनाख्त हो सकें। वी कैन एवर फॉरगेट फॉर इंस्टेंस यूरिया हीप इन चार्ल्स डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड being ever so humble and rubbing his hands together, words and an action that are forever. Who can ever forget, कौन भूल सकता है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर यूरिया हीप को इन चार्ल्स डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स के नावल डेविड कॉपरफील्ड में यूरिया हीप को मिसाल के तौर पर कौन भुला सकता है। बीइंग एवर सो हम्बल, जो हमेशा बहुत मुनकसर मिजाज, एंड रबिंग हिज हैंड्स टुगेदर, और हर वक्त अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए, वर्ड्स एंड एन एक्शन दैट आर फॉर एवर एसोसिएटेड विद हिम, अल्फाज और उसका जो एक्शन था, उसका जो अमल था, ये हमेशा एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। इट वॉज नो फैंसी ऑफ माइंड अबाउट हिज हैंड्स, आई ऑब्जर्व्ड, मुझे उसके हाथों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। आई ऑब्जर्व, मैंने मुशाहिदा किया, फॉर ही फ्रीक्वेंटली ग्राउंड द पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, मैंने मुशाहिदा किया कि वो अक्सर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ता, एज इफ़ टू सिक्वीज देम ड्राई एंड वार्म, ऐसे जैसे वो निचोड़ के इनको खुश्क और गर्म कर रहा है। बिसाइड्स ऑफन वाइपिंग देम इन स्टीलथली वे ऑन हिज पॉकेट हैंडकरचीफ, और अक्सर वो अपनी जेब में से रुमाल निकाल कर चोरी चोरी इनको साफ करने की कोशिश करता। Here is a lesser known character from Hard Times, एक कम जाना जाने वाला एक करेक्टर है हार्ड टाइम्स में से, हार्ड टाइम भी नावल है। थॉमस ग्रैंडग्रिंड सर, थॉमस ग्रैंडग्रिंड सर, अ मैन ऑफ रियलिटीज़, एक हकीकत पर मबनी हकीकत पसंद इंसान, ए मैन ऑफ फैक्ट्स एंड कैलकुलेशंस, एक ऐसा इंसान जो हकाइक और कैलकुलेशंस पर यकीन रखता है। अ मैन हु प्रोसीड्स upon द प्रिंसिपल दैट 2 and 2 are 4, एक ऐसा शख्स जो इस असूल पर अमल करता है कि 2 और 2 4 होते हैं, एंड नथिंग ओवर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, एंड हु इज़ नॉट टू बी टेल्ड इन टू अलोइंग फॉर एनी थिंग ओवर, और इसके अलावा वो कोई कहानियाँ पेश नहीं करता। थॉमस ग्रैंडग्रिंड सर, परम्पटोरीली थॉमस ग्रैंडग्रिंड, विद द रूल एंड ए पेयर ऑफ स्केल्स, एक रूल उसके हाथ में होता और एक पेयर ऑफ स्केल्स पैमाइश करने के लिए, एंड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑलवेज इन हिज पॉकेट, और मल्टीप्लाई करने वाला टेबल हमेशा उसकी जेब में होता। सर, रेडी टू वेट एंड मेजर एनी पार्सल ऑफ ह्यूमन नेचर, और सर जो थे वो किसी भी इंसानी पार्सल को वज़न करने के लिए और पैमाइश करने के लिए तैयार थे। एंड टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट कम्स टू, और आपको दुरुस्त बताते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। इट इज़ अ मीर क्वेश्चन ऑफ फिगर्स, अ केस ऑफ सिंपल अरिथमेटिक, ये महज फिगर्स का, हिंसों का मामला है, और ये हसाब के सादा से सवालों का मामला है। यू माइट होप टू गेट सम अदर नॉन सेंसिकल बिलीफ इन टू द हेड ऑफ जॉर्ज ग्रैंडग्रिंड, आप शायद उम्मीद करें कि जॉर्ज ग्रैंडग्रिंड के जहन में कोई और फजूल किस्म का बेहुदा किस्म का कोई चीज़ मौजूद हो, और अगस्टस ग्रैंडग्रिंड और जॉन ग्रैंडग्रिंड, या फिर अगस्टस ग्रैंडग्रिंड, या फिर जॉन ग्रैंडग्रिंड और जोसेफ ग्रैंडग्रिंड, ऑल सपोशियस नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन, ये सब के सब फर्जी और गैर मौजूद अशखास हैं। बट इन टू द हेड ऑफ थॉमस ग्रैंडग्रिंड नो सर। चार्ल्स डिकन्स हार्ड टाइम में से ये लिया गया, अंडरलाइन दी वर्ड्स दैट रेनफोर्स द आइडिया दैट थॉमस ग्रैंडग्रिंड इज़ ए मैन ऑफ फैक्ट्स, तो उन ख्यालात को बयान करें जो ये बताते हैं कि थॉमस ग्रैंडग्रिंड जो था वो हकीकी चीज़ों पर को पसंद करने वाला शख्स था, एंड कैलकुलेशंस पे यकीन रखता था। व्हाट डज द यूज़ ऑफ वर्ड सर ऐड टू द पैसेज, जो लफ्ज़ सर बार बार पैसेज में इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या मकसद है। नंबर 5, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड पिकिंग आउट ए पर्टिकुलर फीचर और डिटेल, अल्फाज को इंतखाब करना और ख़ास किस्म की किसी फ़ीचर को या किसी तफसील को चुनना। दैट कॉल्स द करैक्टर विविडली टू माइंड, जो वाज़े तौर पर किरदार को हमारे जहन में ले आए। Here are some examples of taken from Edward Blishan's A Cake-Handed War,
तो ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि 100 वार में ये मुख्तलिफ लाइंस दी गई हैं और उसमें 5 करैक्टर शो किए गए हैं। हमने उन करैक्टर्स के हवाले से गौर करना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर देना। ही वॉज ए टाइनी फेलो विद ए लेदरी वाइट फेस अंडर ब्लैक हेयर एंड टाइड टू द केस ही हैड ब्रॉट वर द मोस्ट एनॉर्मस गम बूट्स आई हैड नेवर सीन। वो एक छोटे कद का शख्स था और एक चमड़े की तरह का सफ़ेद चेहरा लिए हुए, उसके काले बाल, और उसने अपने बक्से के साथ या केस के साथ रबर के जूते थे बड़े बड़े, वो बांधे हुए थे और ऐसा शख्स मैंने कम ही देखा था। तो एक शख्स का ये बताया गया 2 लाइनों में। मिस गॉस वॉज ए विडो अ नीट लिटल वुमेन ऑफ ओवर 70 एंड विच लाइक। मिस गॉस जो कि बेवा थी, वो एक साफ़ सुथरी छोटे कद की खातून थी, 70 साल उसकी उम्र थी और देखने में वो एक जादूगरनी लगती थी। ही वॉज ए डीपली डिप्रेस्ड मैन, वो एक इंतहाई गमज़दा शख्स दिखाई देता था। दिस फार्मर, ये किसान था। हु ऑलवेज वोर ए वाइट कोट एंड क्लॉथ कैप, वो हमेशा सफ़ेद कोट पहने होता और कपड़े की टोपी पहने होता। एंड वॉज ऑलवेज पेपर्ड विद ए वाइट एंड ब्लैक ब्रिस्टल, और उसके चेहरे के ऊपर हमेशा काली मच की तरह सफ़ेद और काली धारियों वाली चमक होती। ही वॉज ए टॉल साइलेंट डार्क मैन, वो एक लंबे कद का खामोश गहरे रंग का शख्स था। वेरी जेंटल, बहुत शरीफ। हु वुड टुट ओवर हिज मशीन, जो अपनी मशीन को कोसने लगता, एज इफ़ इट वर सम मूडी वुमन, जैसे वो कोई सख्त मूड बनाने वाली खातून थी। ऑन दी स्ट्रॉ स्टैक वॉज ए बॉय, स्ट्रॉ स्टैक पर एक लड़का था। अ शार्ट, छोटे कद का, स्टाउट, मोटा सा, विद ए काइंड ऑफ नेग्ड पर्टनेस अबाउट हिज आइज़, उसकी आँखों में चुलबलापन दिखाई देता था। एंड ए वेरी रनी नोज़, और उसका नाज हर वक्त और उसका नाक हर वक्त बहता था। डिस्क्राइब 5 वेरिड करैक्टर्स, मुख्तलिफ 5 किरदारों को बयान करें। यूजिंग 1 सेंटेंस फॉर ईच, हर एक के लिए एक फ़िक्रा इस्तेमाल करें। एंड ट्राई टू मेक देम अलाइव बाय द वे यू यूज़ वर्ड्स, और अल्फाज को इस्तेमाल करके इनको जानदार बना दें। और बाय गिविंग टू ईच ए पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव टेल दैट डिफाइंस हिम, या हर एक को कोई ख़ास किस्म की तफसील दें जिसके ज़रिए उनको उनकी तारीफ़ हो सके। आगे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की फ्रेजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, एज एन एग्जाम्पल, दैट इज़ सच एज लाइक, एग्जाम्पल्स ऑफ, instances of, cases of, illustration of, exemplified by, illustrated by, seen in, shown by, exemplifies, shows, illustrates, a second, third example etc namely। तो नीचे सैम्पल दिया गया है और इन फ्रेजेस को इस्तेमाल किया गया। नंबर 1, the switches like the cores are capable of being in one of 2 possible states। तो जो स्विचेस होते हैं जैसे कि कोर्स में, तारों में, और कैपेबल ऑफ बीइंग इन वन ऑफ 2 पॉसिबल स्टेट्स, ये एक या एक दूसरी हालत में रहने के काबिल होते हैं। दैट इज़ का मतलब होता है यानी, ऑन और ऑफ, ऑन या ऑफ, मैग्नेटाइज्ड और मैग्नेटाइज्ड, उनमें या मकनातीस होता है या मकनातीस नहीं होता। नंबर 2, कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कंप्यूटर्स में सर्किट्स होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सच एज, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन। नंबर 3, द कंप्यूटर कैन ओनली डिसाइड 3 थिंग्स, कंप्यूटर सिर्फ 3 चीज़ों को का फैसला कर सकता है, नेमली, और उनके नाम ये हैं। इज़ 1 नंबर लेस दैन अनदर, are 2 numbers equal, is 1 number greater than another। Number 4, computers can process information at extremely rapid rates, कंप्यूटर मालूमात को बड़ी तेज़ रफ्तारी से उनके ऊपर अमल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दे कैन सॉल्व सर्टन अरिथमेटिक प्रॉब्लम मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर दैन ए स्किल्ड मैथमेटिशियन, एक माहिर मैथमेटिशियन के मुकाबले में वो लाखों गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हिसाब के सवाल हल कर सकता है। नंबर 5, यूजिंग द वेरी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ पोजेस्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स, द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यूनिवर्सिटी पे रोल फॉर इंस्टेंस कैन बी डन क्वाइट ईजिली। बहुत कम सलाहियतें इस्तेमाल करके, कंप्यूटर के अंदर जो सलाहियतें होती हैं उनमें से बहुत कम सलाहियतें इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी का पे रोल बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर, कंप्यूटर जो है ना वो ज़्यादा आसानी से काम कर लेते हैं। समटाइम्स द मार्कर्स फॉलो द एग्जाम्पल सेपरेट बाय कॉमर्स, बाज़ का जो मार्कर होते हैं उनके साथ के बाद एग्जाम्पल होती है और इसको कॉमा से सेपरेट किया गया होता है। नॉट ऑल टेक्स्ट प्रेजेंट एग्जाम्पल्स एक्सप्लिसिटली, तमाम टेक्स्ट अपनी मिसालों को वाज़े तौर पे पेश नहीं करते। सम एग्जाम्पलिफिकेशंस आर गिवन इम्प्लिसिटी, इन विच केस द अबव मार्कर्स आर नॉट यूज्ड।
विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। इसके साथ हम अपने लेसन के हाथ में भी पहुँचते हैं। वी हैव लुक्ड एट हाउ राइटर्स यूज़ करेक्टर्स इन लिटरेरी, कि किस तरह से राइटर अपने अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर मुख्तलिफ़ किरदारों को पेश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारे आज के लेसन का खात्मा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 15 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।